रोते रोते कब निशा की आंख लग गई थी उसे पता ही नहीं चला था। अचानक से पास में ही सो रहे उसके 16 साल के बेटे जय के उठकर रोने की आवाज़ सुन उसकी आंख खुल गई। उसे छाती से चिपका दूध पिलाने लगे और वो दूध पीते पीते फिर से सो गया। निशा आज घर के बिगड़े माहौल को याद कर फिर से रुआसी हो गई। लग रहा था बेटी के रूप में जन्म लेकर किसी के घर की बहू बनकर आना सबसे बड़ी गलती होती है। तभी पति राहुल कमरे में आए और बोले, निशा तुम इस तरह मन दुखी मत करो। माँ की शुरुआत से आदत रही है, उसे बस ऐसा लगता है जो वो बोल रही हैं बस वही सही है। देखती तो हो पापा भी माँ के आगे कुछ नहीं बोल पाते। ज़रा बोलने को हो तो माँ फिर शांत नहीं होती और पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है। ये सब देख पापा मौन साधे रहते हैं। फिर मैं छोटा होकर क्या ही बोलूँ उनको। बस हम सब चुप रह जाते हैं कि घर का माहौल अच्छा बना रहे। राहुल को देख निशा उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लेती है और कहती है, राहुल आपको भी लगता है क्या मेरे घर वालों की पसंद अच्छी नहीं है और आपने मुझसे शादी करके गलती कर दी? रोते हुए निशा ने राहुल से पूछा। राहुल बोला, अरे नहीं निशा, बिल्कुल भी नहीं। माना कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है, पर मैंने तुमसे मिलने के बाद ही शादी के लिए हाँ बोला था। तो तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम मेरी पसंद नहीं हो? बोल तो रहा हूँ, माँ की बात को दिल पर मत लो। अभी तुम्हारा शरीर भी कमज़ोर है। इन बातों को सोचोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। फिर जय की देखभाल भी तुम्हें ही करनी है। राहुल ने बेटे जय को निहारते हुए कहा। निशा ने राहुल से कहा, राहुल एक बात कहूँ, प्लीज़ मुझे आप अपने साथ ही लेकर चलिए। मैं सोचकर तो यही आई थी कि आपके साथ ही यहाँ से जाना होगा, पर आपने मुझे यहाँ 1 महीने रुकने की बात कहकर मुझे मजबूर सा कर दिया है। तुम क्यों बोले? कुछ दिन जय भी दादा दादी के साथ रह लेगा, पर अब मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर रह भी पाऊँगी। इतने साल हो गए हमारी शादी को, मैंने माँ की बात का कभी बुरा नहीं माना, पर इस बार माँ ने सबके सामने मेरे मायके वालों को सुना दिया, जो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। आप तो कम से कम मुझे समझिए। निशा विनती सी करती हुई बोली। राहुल ने कहा, ये बेकार की बात मत करो। अब कुछ दिनों तक तुम्हें यहाँ रहना ही होगा। ऐसा कैसे और क्या बोलकर साथ ले जाऊंगा, जबकि मैंने खुद आगे बढ़कर बोल दिया था कि निशा और जय को महीने भर बाद ले जाऊंगा। यह कहते हुए राहुल कमरे से निकल गया। जब मैं पहली बार माँ बनने वाली थी, डिलीवरी के लिए उसकी माँ रीमा जी ने बहुत कहा, मेरे पास आ जा, अच्छे से ध्यान रखूंगी। पर मायका छोटे शहर में होने के कारण सासू माँ सविता जी ने मना कर दिया था और अपने पास आने को कह रही थी। पर राहुल ने दोनों जगह जाने से मना करते हुए कह दिया कि वो इधर ही रहेंगे, क्योंकि इस शहर में दोनों जगह से ज़्यादा अच्छी सुविधा है। कोई भी दिक्कत हुई तो डॉक्टर तुरंत मिल जाएंगे। भगवान की दया से नॉर्मल डिलीवरी हुई और बेटा भी स्वस्थ था। सब बहुत खुश थे। तब सविता जी ने कहा, बहू बच्चा तो वहाँ हो गया, पर छठी का आयोजन यहाँ हमारे पास ही होगा। सभी रिश्तेदारों को बुलाकर मनाया जाता है, तो तुम 5 दिन बाद यहाँ आ जाना। जब वो यहाँ आए तो राहुल को माँ ताने देकर कहने लगी, जरूर पत्नी ने कहा होगा मुझे नहीं जाना ससुराल, तभी तू नहीं आया। आजकल सब पत्नी की ही सुनते हैं, माँ की तो कोई सुनता ही नहीं। अरे नहीं माँ, वहाँ सुविधा थी इसलिए डिलीवरी उधर ही करवा दी। देखो तुमने कहा तो हम आ गए हैं ना। अब निशा यही रहेगी तुम्हारे पास। बिना निशा से कुछ पूछे राहुल ने माँ से बोल दिया था। छठी भोज के लगभग सभी रिश्तेदारों को न्योता दे दिया था। निशा के मायके से भी लोग आए हुए थे। उसकी माँ ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। बेटी के सास ससुर, बेटी दामाद के साथ नाती के भी ढेरों कपड़े लेकर आए थे। नाती के लिए सोने की चैन, झूला, खिलौने, पता नहीं क्या क्या सामान साथ लाई थी। अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखी थी। ससुराल पक्ष के सब लोग कह रहे थे राहुल के ससुराल वालों ने कितना कुछ दिया है, पर एक इंसान ऐसा भी था
जिसे लग रहा था निशा के घर वालों ने जया की छठी के लिए जो भी कपड़े सामान दिए हैं वो सब लो स्टैंडर्ड के हैं। वो थी सविता जी, निशा की सासू माँ। वो तो जय के लिए जो सोने की चैन उसकी नानी ने दिया उसे भी देखते हुए सविता जी बोली, कितनी हल्की चैन दी है। मेरा पोता ऐसे बेकार कपड़े और ये हल्की चैन कभी नहीं पहनेगा। घर के इतने लोगों के सामने बोलकर वो तो चली गई थी और निशा की माँ बेचारी चुपचाप नजरें झुकाई बेटी का हाथ थामे खड़ी रह गई थी। बेटा, हमने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा ही करने की कोशिश की है, पर पता नहीं समधन जी को पसंद क्यों नहीं आया। कोई बात नहीं, हम बाद में भारी चैन बनवा कर अपने नाती को दे देंगे। अब हम लोग भी निकलते हैं, कहकर रीमा जी जाने लगे। पर माँ, तुम तो रहने वाली थी ना 2-4 दिन, आज सुबह ही आई, अब रात को ही निकल जाओगी। 2 दिन रुको ना। निशा माँ को रुकने के लिए बोल रही थी, पर रीमा जी अब वहाँ कैसे रुक सकती थी जहाँ उन्हें बेइज्जत महसूस करा दिया गया हो। माँ के जाने के बाद से ही निशा का मन बहुत दुखी हो गया था और वो कमरे में जाकर रो रही थी। 4 से 5 दिन बाद राहुल भी चले जाएंगे, मैं यहाँ कैसे रहूँगी। कभी रहने का मौका भी नहीं मिला था। जब भी यहाँ आती थी दोनों साथ आते और साथ चले जाते। पहली बार जय को लेकर उसे रहना था, वो भी 1 महीने के लिए। ये सोच कर ही निशा की हालत खराब होने लगी। निशा को अभी कुछ दिनों तक कोई काम नहीं करना था, वो बस अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी और जय की मालिश ये सब करती रहती। आज उसकी मौसी सास जाने वाली थी तो वो निशा से मिलने कमरे में आई। पोते को देखकर कुछ पैसे देते हुए बोली, बहू, मैं जो कपड़े लेकर आई थी वो नहीं दे सकती, इसलिए पैसे दे रही हूँ। तुम मेरे पोते के लिए कुछ अच्छा सा खरीद लेना। मौसी सास ने कहा, ये आप क्या कह रही हैं मौसी जी, बस अपना आशीर्वाद दीजिए इसे, और जो कपड़े आप इतने प्यार से लाई हैं वही दीजिए, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। निशा अपनी मौसी सास से बोली, अरे नहीं बहू, तेरी सास को कहाँ पसंद आएंगे वो कपड़े। जब तेरी माँ शहर से इतना सारा और इतना अच्छा सामान लेकर आई वो तो उन्हें पसंद नहीं आया, तो हम तो गांव से आए हैं, इधर के कपड़े कहाँ तेरी सास को पसंद आने वाले हैं। बस तू अच्छा सा कुछ ले लेना, कहकर पोते को प्यार से निहारते आशीर्वाद देते हुए मौसी सास जाने को मुड़ी ही थी कि सामने निशा की सासू माँ सविता जी की नज़रें झुकाए खड़ी थी। जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मेरी कही बात मेरी अपनी बड़ी जीजी के दिल में इस कदर चुभ गई है कि वो मेरे पोते के लिए अपने साथ लाया कपड़ा देने में झिझक रही है। आप वही तो जीजी जो आप प्यार से लेकर आई हैं, मेरा पोता ज़रूर पहनेगा। निशा की सास सविता जी ने कहा, देख छोटी, मैं तो तेरी बहन हूँ, मन में कोई बात चुप भी गई तो निकाल लूँगी। वैसे भी तेरे पास किसी फंक्शन में ही आना होता है, तुम हमेशा ऐसे ही करोगी तो हो सकता है कल को मैं ना भी आऊँ, हो सकता है तुझे उससे कोई फ़र्क भी ना पड़े, पर ये तो तेरी बहू है और इसके घर वालों का सम्मान करना तेरी जिम्मेदारी। अगर कल को निशा राहुल से तुम सबके लिए बुरा बोलने लगे तो ना राहुल बर्दाश्त करेगा ना तुम लोग। फिर इसके घर वालों के लिए इसके सामने ही बुरा बोलकर अपनी बहू का दिल दुखाकर तो कैसे उम्मीद करती है कि वो तेरा सम्मान करे। वो तो बहू का बड़प्पन है जो कुछ ना बोली। और मैंने तो इसकी माँ को जाते वक्त देखा, बेचारी आंखों में अपमान और आंसू लेकर तेरे यहाँ से गई है। और तो और जो निशा तेरे पास रुकना चाह रही थी वो भी तेरे व्यवहार से डरकर जाने की सोचकर राहुल से विनती कर रही थी। वो तो मैं उस दिन बहू की आंखों में आंसू देख मिलने आ रही थी, तभी दरवाजे पर ही दोनों की बात सुनकर रुक गई। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। माफ़ी मांगनी है तो निशा की माँ से मांगो, उनका दिल दुखाया है तूने। मौसी सास बोलकर अपनी बहन को देखने लगी। आप सही कह रही हो जीजी, मैं समधन जी से आज ही माफ़ी मांग लूँगी और आप भी मुझे माफ़ कर दो। बहू, तुम भी अपनी सास को माफ़ कर दो। सविता जी दुखी स्वर में बोली, आप ये क्या कह रही हो माँ? हाँ, ये सच है, मुझे बात बुरी जरूर लगी थी, पर आप समझ गई हैं तो मेरे मन में कोई बात नहीं रही। निशा ने कहा,
और मौसी सास को कृतज्ञतापूर्वक देखने लगी, मानो कह रही हो, आपने मेरी सास को बिना सामने से कहे ही समझा दिया। निशा कुछ दिनों तक वहीं रुक गई। सास को बहन की बात समझ आ गई थी। उन्होंने निशा की माँ रीमा जी से माफ़ी मांग ली थी। समधन जी, हर बेटे की माँ अपनी तरफ से सदा अच्छा ही करने की कोशिश करती है। कभी कुछ कमी रह जाए तो अलग से बोल दीजिएगा, माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेरी बेटी को अपनी बहू बेटी मान प्यार दीजिएगा। रीमा जी ने कहा, बिल्कुल समधन जी, अब ऐसी गलती नहीं होगी, बस आप माफ़ कर दीजिएगा। सविता जी ने कहा। रीमा जी मन ही मन सोच रही थी, बेटी की माँ को कब नाराज़ होकर रहते देखा है। बेटी की खुशियों की खातिर अपमान का कोट पी जाना पड़ता है, और दामाद की माँ माफ़ी मांगे ये तो कभी होता ही नहीं। फिर भी समधन जी माफ़ी मांग रही थी, तो बात यहीं ख़त्म कर रिश्ते निभाने में ही समझदारी है। और सीमा जी ने सविता जी को हंसते हंसते माफ़ कर दिया। जो भी गलतफहमी थी सब दूर हो गई। जो रिश्ते भविष्य में बिगड़ सकते थे, उस बिगड़ते रिश्ते को मौसी सास ने अपनी सूझबूझ से संभाल लिया था, जो एक माफ़ी से जल्द ही सुधर गई। नहीं तो ये खून की तरह रिश्ते को अंदर ही अंदर खोखला कर जाते हैं, और हम अपनी आना में रहते हैं कि हम सही हैं, हम माफ़ी क्यों मांगे। लेकिन हर कोई सही नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं जो हमें सही लगे वो सामने वालों को भी सही लगे। कभी भी किसी के सामने किसी को शर्मिंदा ना करें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।